नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस प्रश्नों के माध्यम से हम प्रीवियस जो हमने टॉपिक स्टडी किए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक लिटरेचर, 16 महाजनपद, या फिर जैनिज्म, बौद्धिज्म, या अदर प्रकार के जो जितने भी हमने टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री के स्टडी किए हैं, उन तमाम आपके जो टॉपिक को लेकर के हम मॉक टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है दोस्तों, आने वाले एग्जाम जो हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाले एग्जाम है, आगामी परीक्षाएं हैं, जिसमें चाहे जेबीटी टेट हो, टीजीटी टेट हो, या जेबीटी कमीशन हो, या टीजीटी कमीशन हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। तो कि हिस्ट्री से संबंधित जो है प्राचीन इतिहास में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और किस तरीके से उनको जो है आपका एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इन्हीं एग्जाम के लिए नहीं बल्कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए, हम इसमें बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। परंतु अगर आपने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 में क्या बोला गया है कि ऋग्वेद काल में सभापति किस सभा का अध्यक्ष होता था। कि ऋग्वेद काल में, यानी जो ऋग्वेदिक काल था, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। कि ऋग्वेदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड था, ऋग्वेदिक काल की जो टाइम पीरियड था वो था लगभग आपका जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और जो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है उत्तर वैदिक काल का माना जाता है। तो दोस्तों ऋग्वेदिक काल में सभापति किस सभा का अध्यक्ष होता था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सभा। क्योंकि दोस्तों सभा और जो समितियां हैं, ये जो ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद के अंदर जो हमारे ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में सभा और समिति को दो ब्रह्मा की जो है पुत्रियां जो है बताया गया है। ठीक है, कि इसके माध्यम से प्राचीन काल में जो राजा या फिर गणराज्य में जो आपके राजा होते थे, वो इसी माध्यम से, इसी के इन दोनों सभाओं के माध्यम से जो है वो चयनित किए जाते थे, और इसी के सर्वसम्मति से वो क्या है अपने जो है कानूनों और निर्णयों को आपके जो है जारी करते थे। ठीक है, तो ये था आपका, इसका सही आंसर होगा सभा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर दोस्तों बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ऋग्वेद में किस धातु का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। यानी ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा जो धातु है वो प्रयोग में लाई जाने वाली कौन सी थी। तांबा है, लोहा है, चांदी है, या फिर सोना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोल्ड। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा प्रयोग में की जाने वाली जो धातु थी वो थी कौन सी, सोना। क्योंकि जो तांबा है, तांबे का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था, तो तांबा तो प्राचीन काल से चला आ रहा था। और लोहा जो है आपका ऋग्वेदिक काल में इसका प्रचलन नहीं था दोस्तों, क्योंकि जो लोहे का जो प्रयोग है हुआ तो वैदिक काल में, परंतु वैदिक काल में नहीं बल्कि उत्तर वैदिक काल में, यानी 1000 से 600 के बीच में जो है लोहे की जो आपकी जो मात्रा है वो देखने को मिलती है। लोहा जो है वो प्रयोग में लाया गया था। तो चांदी की अगर बात करें तो चांदी तो हड़प्पा सभ्यता में भी थी, और आपका जो है ऋग्वेदिक सभ्यता में भी सबसे ज्यादा जो प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी इस काल में वो थी आपकी सोना। कौन सी, गोल्ड। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि उत्तर वैदिक काल में भूमि का प्रमुख कर क्या कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में भूमि का आपका जो प्रमुख कर है वो क्या कहलाता था। क्योंकि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ऋग्वेदिक काल में भूमि को क्या कहते थे, बंजर भूमि को क्या कहते थे, उपजाऊ भूमि को क्या कहते थे, किस भूमि से किस प्रकार का टैक्स लिया जाता था। तो ध्यान रखना दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में भूमि का जो प्रमुख जो टैक्स होता था उसे क्या कहते थे, भाग। क्या कहता था दोस्तों, भाग कहते थे। जो राज की भूमि से आपका प्राप्त किया जाता था उसे भाग कहते थे। और बलि एक प्रकार का, ये बलि भी एक प्रकार का टैक्स होता था दोस्तों, जो जनता पर लगाया जाता था। भोग भी एक प्रकार का टैक्स होता था, शुल्क भी एक प्रकार का टैक्स होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि वैदिक काल में निष्क का प्रयोग किसके लिए किया
जाता था या किसके लिए होता था? ऑप्शन नंबर 1 है भूमि मापन की इकाई के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है मुद्रा, तीसरा है धान के भंडार या फिर जलाशय। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुद्रा, यानी जो प्राचीन काल में या फिर वैदिक काल में आपके जो प्रचलित जो मुद्रा थी वो थी आपकी निष्क। ठीक है, निष्क जो सोने चांदी या फिर अन्य प्रकार की धातुओं से बनी होती थी उसे निष्क कहा जाता था। तो ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलित धातु या फिर वैदिक काल में प्रचलित मुद्रा को क्या कहते थे? वो कहते थे निष्क। क्या कहते थे दोस्तों? निष्क कहते थे। ठीक है, तो ये हमने बात किया मुख्यतः किसके बारे में, आपका जो है वैदिक काल की मुद्रा के बारे में। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट हम आगे इसमें बात करें तो इसमें जो पांचवा जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, फिफ्थ जो क्वेश्चन है कि वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? राजसूय जो यज्ञ, कईयों प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें जैसे वाजपेयी यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ था या राजसूय यज्ञ था। राजसूय यज्ञ में क्या होता था दोस्तों, एक घोड़ा छोड़ा जाता था, तो जिन जिन प्रदेशों में ये घोड़ा गुजरता था वे जो प्रदेश, वे सभी प्रदेश जो है उस राजा के हो जाते थे जो घोड़े को छोड़ता था। ठीक है, और यदि कोई किसी देश का कोई राजा उस घोड़े को पकड़ता था तो उसे उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था जिसने घोड़े को छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो ये जो यज्ञ था ये किसका प्रतीक था दोस्तों? राजा की सर्वोच्चता का प्रतीक था, कि राजा की सर्वोच्चता यानी शक्ति, राजा के साम्राज्य विस्तार का प्रतीक था या राजा की सर्वोच्चता का प्रतीक था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो ऋग्वेदिक काल में गो का क्या अर्थ है? क्योंकि गाय जो है दोस्तों ऋग्वेदिक काल में इसे अघन्या, ठीक है, अघन्या शब्द से आपका जो है संबोधित किया गया है। अघन्या, गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? अघन्या, यानी ना मारने योग्य। इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से बात कर चुके हैं ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता में। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के हिस्ट्री के सेक्शन में जाकर के आप इन टॉपिक को अलग अलग करके देख सकते हैं। वैदिक काल पार्ट नंबर 1, वैदिक काल पार्ट नंबर 2, तो इस तरीके से जो है वहाँ पर पार्ट वाइज जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि ऋग्वेदिक काल में गो का क्या अर्थ है? केवल गाय, पशु और संपत्ति दोनों, या फिर कृषि भूमि या दूध? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशु और संपत्ति। क्योंकि पहली बात तो गो क्या है? गाय है, गाय के लिए ये शब्द यूज हुआ है। दूसरी बात कि वैदिक काल में या ऋग्वेदिक काल में गाय ही सबसे उत्तम संपत्ति या सबसे उत्तम धन माना जाता था, और गाय के लिए ही प्राचीन काल में ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक जो युद्ध है वो गाय को लेकर ही होते थे। ठीक है, तो गाय संपत्ति भी थी और आपकी जो है पशु भी है, तो दोनों के लिए इसका यूज होता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में को बोला गया है कि किस वेद में सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं? ठीक है, तो भाई किस वेद के सामवेद के अधिकांश जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है कि किस वेद में अधिकांश जो मंत्र है, अधिकांश देखो क्वेश्चन में आंसर दे दिया यहाँ पर। ठीक है, किस वेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए, तो इसका सही आंसर आना है सामवेद। क्या आना है दोस्तों? सामवेद। इन्होंने क्वेश्चन में आंसर दे दिया। ठीक है, क्योंकि थोड़ा देखो क्वेश्चन कैसे है ये कि किस वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए, तो वो लिए गए दोस्तों सामवेद से, क्योंकि रामवेद में लगभग 1875 मंत्र हैं। लगभग कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र सामवेद में हैं, जिनमें से 1800 मंत्र तो कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद से, और 75 मंत्र सामवेद के केवल अपने हैं। ठीक है, जबकि 1800 मंत्र कहाँ से लिए गए दोस्तों? ऋग्वेद से लिए गए। तो इसका सही आंसर होगा सामवेद, जो इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सामवेद, क्योंकि सामवेद में लगभग सभी मैक्सिमम मंत्रों में से अधिकतर जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिए गए, और बाकी इसके जो अपने मंत्र है केवल 75 है। टोटल सामवेद में 1875 मंत्र है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर था। ठीक है, तो और सामवेद जो है, सामवेद को क्या कहते हैं? भारतीय संगीत कला का इसे स्रोत या महत्वपूर्ण स्रोत, या आपका जो है साथ के साथ जो स्वर है वो आपके इसी वेद से जो है उत्पन्न माने जाते हैं। यजुर्वेद को कर्मकांड प्रधान वेद भी कहा जाता है, या फिर इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और वेदांत जो है, वेदांतों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 108, जिसे उपनिषद भी कहा जाता है। वेदांतों को उपनिषद भी कहते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर वैदिक काल में लोहे को किस नाम से जाना जाता था? यानी उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल का मतलब है दोस्तों 1000 से लेके
600 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है, इस काल में लोहे का प्रचलन बड़ा था। ठीक है, तो इस काल में लोहे को क्या कहा जाता था? श्याम धातु, कृष्ण अयस, ताम्र या रजत। रजत होता था तांबे, रजत होता था आपका चांदी, ताम्र होता था तांबा, कृष्ण अयस इज करेक्ट आंसर। इसका जो सही आंसर होगा कृष्ण अयस। अयस शब्द का प्रयोग किया गया है लोहे के लिए। कृष्ण मतलब काला। ठीक है, तो काला धातु के रूप में इसे लोहे को जाना जाता था उत्तर वैदिक काल में, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में विश्व का प्रयोग, ठीक है, विश्व का प्रयोग किस अर्थ में होता था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें कि वैदिक काल में विश्व का जो अर्थ है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ग्राम के लिए, परिवार के लिए, राज्य के लिए या व्यापारिक संघ के लिए? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फैमिली के लिए विश्व का जो शब्द, विश्व शब्द का जो प्रयोग है वो किया जाता था। ठीक है, तो अलग अलग जो आपकी वैदिक काल में प्रशासन, सामाजिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, लोग किस प्रकार के समाज में रहते थे, समाज की इकाई परिवार, परिवार किस तरीके से डिवाइड किया जाता था, समाज किस तरीके से विभक्त किया जाता था, इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया दोस्तों कि ऋग्वेद में वर्णित दास और दस्यु किसके लिए प्रयुक्त होते थे? यानी दास और दस्यु ये जो शब्द है ये इन किसके लिए प्रयोग होता था ऋग्वेदिक काल में? या विद्रोही आर्यों के लिए, या अनार्य जनजातियों के लिए, व्यापारियों के लिए, या यजमान के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसके लिए? अनार्य जनजातियां। अनार्य जनजातियां मतलब जो आर्य नहीं थे, ठीक है, या तो भारत के मूल निवासी थे या फिर भारतीय जनजाति के जो लोग हैं उन्हें अनार्य कहा जाता है। यानी आर्य जब भारत में आए तो आर्य भारत में आने से पहले यहाँ पर कुछ लोग भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में या फिर आपके उपरोक्त हिमालय में निवास करते थे, जैसे कोल थे, किरात थे, ठीक है, दस्यु थे, निषाद थे। तो ये सारे लोग जो है क्या कहलाए दोस्तों? प्राचीन काल में अनार्य कहलाए। यानी अनार्य यानी दास और दस्यु के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? वैदिक काल में विदत का अर्थ क्या है? वैदिक काल में अगर हम बात करें विदत का अर्थ क्या है, तो क्या ये धार्मिक सभा थी, या युद्ध सभा थी, या फिर ग्राम सभा थी, या कर वसूली का केंद्र था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी युद्ध सभा। यानी इसी सभा के द्वारा युद्ध और संधि का निर्णय लिया जाता था। यदि इस सभा में सर्वसम्मति से ही युद्ध और संधि करने का जो निर्णय है इसी सभा के द्वारा लिया जाता था। ठीक है, तो होती थी विदत। सभा और समिति एक प्रकार की धार्मिक सभाएं होती थी जिसमें राजा का चुनाव किया जाता था या धार्मिक जो निर्णय हैं वो लिए जाते थे सभा और समिति के अंदर। तो इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, यानी युद्ध सभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में उत्तर वैदिक काल में कृषि के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण किस धातु के बनने लगे थे? उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है दोस्तों, 1000 से लेके 600 BC के बीच की बात हो रही है। तो इस काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो इस काल में पहली बार लोहा जो था आपका, लोहे का प्रयोग किया गया। पहली बार जो लोहे का जो प्रयोग है और प्रचलन जो बढ़ा था लोहे का, वो इसी काल में बढ़ा था, उत्तर वैदिक काल में बढ़ा था। और इसी काल में जो लोहे के जो उपकरण हैं वो अधिकाधिक की जो स्थिति में बनाए जाने लग गए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोहा। इस काल में लोहे का जो प्रचलन है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा और इसी कारण से इस काल के जो औजार है और लोहे में सर्वाधिक बनाए जाने लग गए थे। ठीक है, तो ये हमने बात करी किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी हम बिल्कुल डिटेल से बात कर चुके हैं, बिल्कुल विस्तार से इसके बारे में बात कर चुके हैं। पहला ऑप्शन है व्यापार, कृषि, उद्योग और पशुपालन। व्यापार भी है, कृषि भी है, उद्योग भी है, पशुपालन भी। हालांकि ये सभी के सभी जो साधन हैं वो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के मुख्य साधन थे। परंतु दोस्तों इनमें से आपने किसी एक को चूज करना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा साधन था जिसके ऊपर आपकी जो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से निर्भर करती थी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कृषि। ठीक है, क्योंकि कृषि में वो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते थे। विभिन्न प्रकार की जो है आपकी फसलों को आपका जो है उगाने के लिए विभिन्न प्रकार के आपके जो जुते हुए आपके खेतों के अवशेष मिले हैं, बैलों के अवशेष मिले हैं, या फिर बैल की जो प्रतिमाएं हैं उसके कुबड़ वाला बैल या फिर अन्य प्रकार के जो पशुओं को के माध्यम से वो खेती करते थे। और अनेक प्रकार की जो है मिट्टी के हल या लकड़ी के हल का यहाँ पर अवशेष जो है
मिलने शुरू हुए थे। तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है, हालांकि इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो व्यापार के माध्यम से भी चलता था, कृषि के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से और पशुपालन, ये सभी के सभी साधन दोस्तों हड़प्पा की अर्थव्यवस्था से संबंधित थे। परंतु अगर इनमें से अब सबसे महत्वपूर्ण बात करें अर्थव्यवस्था की तो होती कृषि। ठीक है, किसी प्राचीन काल की जो अर्थव्यवस्थाएं थी उनका जो मुख्य जो आय का जो साधन था वो कृषि और पशुपालन ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें 14, हड़प्पा के किस केंद्र से ग्रेट बाथ की खोज हुई है? ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार की अगर बात करें तो ये हमारे को कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों? मोहनजोदाड़ो से। कहां से? मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार की आपके जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। और यहीं से आपके कांसे की नर्तकी भी प्राप्त हुई है दोस्तों। हड़प्पा से R37 जो आपका कब्रिस्तान है वो हड़प्पा से मिले। स्वास्तिक चिन्ह जो है वो भी हड़प्पा से मिले हैं दोस्तों। और आपके जो है अनेक प्रकार के अवशेष और सील्स और आपकी जो अग्नि वेदिकाएं हैं वो आपकी हड़प्पा से मिली। कालीबंगन काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। लोथल जबकि अपने आप में एक विशाल बंदरगाह था। तमाम हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जो है बिल्कुल विस्तार से आपके जो है बात कर चुके हैं। कहां पर? हड़प्पा सभ्यता के अंदर। हड़प्पा सभ्यता का जो हमने टॉपिक आपका जो है डिस्कस किया था उसके अंदर हमने तमाम चीजों के बारे में बात की है। अगर आप चाहो तो इसके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो इसमें पूछा है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? पहली बात तो ये कि वो पिक्टोग्राफी थी, बिल्कुल चित्रमयी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि तो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, तो ये आपकी कैसी थी? चित्रलिपि थी, यानी पिक्टोग्राफी थी। चित्रों के आधार पर जो है आपका उसको जो है रखा जाता था। दूसरा लास्ट ऑप्शन क्या है? चित्रलिपि व प्रतीक लिपि। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, प्रतीक, क्योंकि प्रत्येक चित्र का कोई ना कोई क्या होता था? मतलब होता था। ठीक है, प्रत्येक चित्र का कोई भाव होता था। मतलब जैसे कि आपका जो है इस तरीके से उनकी लिपि लिखी जाती थी, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जो चित्रात्मक जो लिपि होती थी, मतलब चित्रात्मक का मतलब है कि उसमें इनकी हर एक अक्षर में किसी ना किसी प्रकार की कोई आकृति बनी होती थी। जैसे मछली का यू आकार बना होता था, या फिर आपका जो है आपके फिश के जो आपके चित्र बने होते थे। परंतु प्रत्येक आकृति का कोई ना कोई अर्थ था। तो चित्रात्मक तो थी ही थी, परंतु प्रत्येक चित्र का क्या था? एक क्या था? भाव था। तो प्रतीकात्मक और साथ में चित्रलिपि, तो दोनों का दोनों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कि इनको जो लिपि है चित्रात्मक के साथ साथ प्रतीक लिपि भी थी। प्रत्येक चित्र का कोई प्रतीक होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल जो है किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? लोथल अपने आप में एक पतन केंद्र था, यानी एक विशाल बंदरगाह था। तो इसके लिए ये आपका प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। लोथल जो था ये अपने आप में जो है एक विशाल बंदरगाह था, तो इसके लिए ये प्रसिद्ध था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसमें कि हड़प्पा सभ्यता में मृगशिरा किस वस्तु पर अंकित थे? मृगशिरा का मतलब है कि आपके जो जैसे हिरन है या फिर आपका जो विभिन्न प्रकार के पशु है, या चलाक लोमड़ी की जो कथा है पंचतंत्र के अंदर, जो चलाक लोमड़ी और कौवे की जो कहानी है वो हड़प्पा के बर्तनों पर दर्शाई गई थी दोस्तों। एक आपका जो है कलर्ड के माध्यम से उसको चित्रित करके जो है उनको जो है मृत भांडों पर जो है उकेरा गया है। तो कौन सी ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर जो है इस प्रकार के पशु पक्षियों के जो चित्र हैं वो बनाए जाते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के बर्तन पर। किसके? मिट्टी के जो बर्तन है उसके ऊपर जो है इन सभी चीजों के जो चित्र हैं वो उकेरे जाते थे। तो आपके मिट्टी के बर्तन यानी मृत भांडों के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। ठीक है, जो मृगशिरा का जो नाम है वो किस वस्तु पर अंकित था? वो किस पर? मिट्टी के बर्तनों पर। ठीक है, सिक्कों पर अगर हम दोस्तों बात करें तो सिक्कों पर एक तो गरुड़ के आपके जो है चिन्ह आपके जो है मिले हैं। दूसरे कुबड़ वाला बैल है। तीसरा आपका एक श्रृंगी पशु है। ठीक है, या फिर आपका जो ये सिक्के के ऊपर और मुहरों के ऊपर जो है बैल, कुबड़ वाला बैल हो गया, एक श्रृंगी पशु हो गया, अनेक प्रकार के देवी देवताओं के, मातृदेवी की प्रतिमा, मातृदेवी की आपके जो है आकृति, या पशुपति शिव उनसे संबंधित मुहरें। ठीक है, चित्रात्मक लिपि की मुहरें, इस प्रकार से। परंतु जो आपके जो पशुओं पक्षियों के अनेक प्रकार के पशु पक्षियों के जो चित्र है वो मिट्टी के बर्तनों के ऊपर भी उकेरे जाते थे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हड़प्पा की किस स्थल से चांदी का मुकुट मिला है?
हड़प्पा के किस स्थल से चांदी का जो आपका मुकुट है वो मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है, कालीबंगन से, चनौदलो से या लोथल से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, चांदी का मुकुट मतलब कि क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को आपका जो है पिगट के द्वारा दो जुड़वा राजधानी बताई गई है दोस्तों, दो जुड़वा राजधानी। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर शासक वर्ग जो है वो निवास करते होंगे। तो इसी आपका जो मोहनजोदाड़ो से चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है, कालीबंगन से काली चूड़ियाँ बनाने के अवशेष मिले हैं, चनौदलो अपने आप में आपका जो है चनौदलो से क्या मिला, मनके बनाने के जो आपके उद्योग है वो प्राप्त हुए हैं, और लोथल से आपका जो है अनेक प्रकार के आपके जो है डॉकयार्ड, एक विशाल डॉकयार्ड अपने आप में लोथल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, कालीबंगन किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कालीबंगन जो वैसे तो काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दूसरी बात है कालीबंगा से ही विशाल अग्निकुंड यानी अग्नि वेदिकाएं भी मिली है। यहाँ से हवन कुंड या फिर अग्नि वेदिकाएं जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगन से मिले। हालांकि कालीबंगन तो अपने आप में काली चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध था, काली चूड़ियों बनाने के उद्योग यहाँ पर थे, परंतु अगर कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि अग्निकुंड के जो अवशेष है वो किस केंद्र से मिले हैं, तो किस केंद्र से मिले दोस्तों? ये भी कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में किस फसल का उल्लेख नहीं मिलता? ऐसी कौन सी फसल है जो हड़प्पा वासी उगाना नहीं जानते थे? गेहूं भी था दोस्तों, जौ भी था, कपास तो इनकी सबसे पहली उपज थी जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ही सबसे पहले जिसका जो है आपका उत्पादन किया गया। सर्वप्रथम विश्व को सबसे पहले कपास की अगर खेती की अगर जानकारी दी तो हड़प्पा या सिंधु वासियों ने दी थी, और इसे जो है सिंधोन नाम से क्या है जाना जाता था। यूनानियों के द्वारा इसे नाम दिया गया सिंधोन। ठीक है, ध्यान रखना बात। तो यहाँ पर जो आपका फसल का उल्लेख नहीं मिलता वो है गन्ना। तो गन्ने के बारे में इनको जानकारी नहीं थी दोस्तों, अदरवाइज यहाँ पर सभी प्रकार की फसलें उगाते थे। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा सतह मिली है, 7 सतह इसकी मिली है। ऐसा कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो को 7 बार नष्ट किया गया था और 7 बार इसको बसाया गया था। तो इसी कारण से इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मांस रत्नागार यहाँ से मिला है, बिल्कुल ठीक है, या फिर जल का किला भी इसे कहते थे, इसे मृतकों का टीला कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाशों का ढेर किसे कहा जाता था? लाशों का ढेर किसे कहा जाता था? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिस तरीके से मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदाड़ो को। उसी तरीके से लाशों का ढेर किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जिसको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो है कि पूछा गया है कि आपका हड़प्पा के किस स्थल से नालियों के ढक्कन के प्रमाण मिले हैं? देखो दोस्तों, अगर हम नालियों के ढक्कन की बात करें तो जो धोलावीरा है, ठीक है, अगर हम धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? आपने ध्यान रखना, जल की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, जल की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि जल की जो निकास, चाहे जल निकास की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो या पानी से संबंधित किसी प्रकार की कोई बात हो, तो यहाँ पर जल की उत्कृष्ट व्यवस्था आपकी जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ जल के निकास के लिए किस प्रकार से व्यवस्था की गई थी कि पानी, जो गंदा पानी होता था उसके निकास के लिए नालियाँ बनाई गई थी, जिसे ऊपर से क्या है ढक कर रखा जाता था। ठीक है, जिसको क्या है ऊपर से ढका जाता था। तो ये सारे जो प्रमाण हैं कहाँ से मिले दोस्तों? धोलावीरा से। कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। हड़प्पा स्थल से नालियों के ढक्कन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से मिले हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 22। अगर क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसमें पूछा गया है 23 में कि आपका जो हड़प्पा सभ्यता के किस धातु का प्रयोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? देखिए दोस्तों, सोने का प्रयोग भी करते थे, चांदी का भी करते थे, तांबे का भी करते थे, परंतु दोस्तों कईयों आपका ऐसा माना जाता है कि लोहे धातु का प्रयोग, लोहे से वो परिचित नहीं थे, तो लोहे धातु का वो प्रयोग नहीं करते थे क्योंकि लोहे के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो धोलावीरा किस वर्तमान राज्य में स्थित है? कि जो धोलावीरा है वो किस वर्तमान राज्य में आपका स्थित है? तो धोलावीरा जो स्थित है आपका, ये कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों?
गुजरात में आपका स्थित है धोलावीरा। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्लियर। तो धोलावीरा भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा का केंद्र है, जबकि पहला कौन सा है? राखीगढ़। पहला कौन सा दोस्तों? राखीगढ़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे दोस्तों? 16 महाजनपद, जिनमें से सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। कौन था दोस्तों? मगध। ठीक है, मगध की राजधानी राजगृह या राजगीर थी, प्राचीन राजधानी। फिर उसके बाद जो है आपकी पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनती है, फिर वैशाली इसकी राजधानी बनती है, अलग अलग तरीके से इसकी राजधानी बनाई जाती है। ठीक है, तो अंग जनपद की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया कि अंग जनपद की महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी, राजगृह थी, वैशाली थी या श्रावस्ती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा चंपा, ऑप्शन नंबर ए। राजगृह कहाँ की थी दोस्तों? मगध की। कहाँ की थी? मगध की। ठीक है, वैशाली के कुंडल ग्राम में किसका जन्म हुआ था? आपका स्वामी महावीर का। और श्रावस्ती में सबसे ज्यादा स्वामी महात्मा बुद्ध ने उपदेश सबसे ज्यादा दिए थे श्रावस्ती के अंदर। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो मगध आपका जो है महाजनपद के समकालीन शासक बिंबिसार किस वंश के थे? यानी मगध का जो प्रमुख जो शासक था बिंबिसार, वो किस वंश से संबंधित था? तो वो थे दोस्तों हर्यक वंश से। किससे थे? हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। सबसे पहला वंश कौन सा मगध में आया? हर्यक वंश। उसके बाद कौन सा आया दोस्तों? शिशुनाग वंश। उसके बाद कौन सा आया? नंद वंश। और सबसे लास्ट में कौन सा? मौर्य। और इसके बाद कौन सा आता है? शुंग वंश। कौन सा आता है दोस्तों? शुंग वंश। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, कई बार आपको जो है क्रम अनुसार जो है लगाने के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है कि अश्वक, ये दोस्तों अश्वक नहीं है, अश्वक महाजनपद किस वर्तमान क्षेत्र में स्थित था? अश्वक जो महाजनपद है वो किस वर्तमान राज्य में आपका अश्वक जो महाजनपद है किस वर्तमान क्षेत्र में स्थित था? यानी वर्तमान का जो क्षेत्र है वो कौन सा था जिसे पहले अश्वक के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के आसपास का जो क्षेत्र है वो पहले अश्वक राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी दोस्तों कौशाम्बी। कहाँ पर थी? कौशाम्बी। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। कौशाम्बी जो राजधानी थी वो किसकी थी? अवंती की राजधानी थी। और इसी जो आपका अवंती की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कौशाम्बी। तो अवंती के बारे में आपने ये ध्यान रख लेना है। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 का आपका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोस्तों कि 16 महाजनपद पदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो किस बौद्ध ग्रंथों में किया गया है? दीपवंश में, महावंश में, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक। तो सबसे ज्यादा 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ की बात की गई है दोस्तों, तो इसमें इसका सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय, यानी ऑप्शन नंबर सी। अंगुत्तर जो निकाय है, ठीक है, अंगुत्तर जो निकाय है, खुंदक निकाय है, आपके सूत पीटक के, ये सूत पीटक के अंदर त्रिपीटक का जो सूत पीटक है उसके ये 5 के आपके जो है 3 4 5 जो है शाखाएं हैं। अंगुत्तर निकाय है, दीर्घ निकाय है, आपका जो है खुंदक निकाय है। इस प्रकार इसके बारे में हम बात कर चुके हैं दोस्तों। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर बात करें तो किस महाजनपद का उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है? ठीक है, कि किस जनपद का उल्लेख जो है अष्टाध्यायी, जो किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे दोस्तों? तो आपने ये बात भी कमेंट बॉक्स में बतानी है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे। ठीक है, अष्टाध्यायी थी या फिर आपका दूसरा आपने बताना है कि देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन थे। ठीक है, या आपकी राज तरंगिणी के लेखक कौन थे। देखो प्राचीन काल के जितने भी साहित्य है दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से भी प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका जो है अगर हम बात करें कि अष्टाध्यायी के अंदर किस एक जनपद का उल्लेख मिलता है तो इसमें आ जाएगा कुरु जनपद। कौन सा जनपद? कुरु जनपद। तो ठीक है, तो ये आपका सही आंसर कुरु, जिसकी जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। कहां पर थी दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की अगर बात करें तो 32 में बज्जी संघ की राजधानी थी, यानी बज्जी जो आपका जनपद था, बज्जी जनपद की जो राजधानी है वो कहां पर थी? तो बज्जी जनपद की राजधानी थी दोस्तों वैशाली। कहां पर थी? वैशाली। ठीक है, राजगृह पाटलिपुत्र जो है राजधानी थी मगध की।
तो इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किस महाजनपद का शासक प्रसेनजीत था। तो इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। जो प्रसेनजीत था ये कौशल जनपद का शासक था। कहाँ का था दोस्तों? कौशल जनपद का शासक था, जिसने अपनी बहन का जो विवाह है, यानी आपकी कौशला देवी का जो विवाह है वो किसके साथ किया था? बिंबिसार के साथ। और प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री आपकी जो है अपनी पुत्री का जो विवाह है वो किसके साथ किया था? अजातशत्रु के साथ किया था, हेलेना। ठीक है, तो बाजीरा, सॉरी किसके साथ? बाजीरा। इसकी पुत्री का नाम था बाजीरा और बहन का नाम था क्या? कौशला देवी। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें, काशी महाजनपद किस वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? किस प्रकार के वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था काशी जनपद? तो काशी ये था आपकी बनारसी साड़ी के लिए। किसके लिए? बनारसी साड़ी। जो बनारसी जो आपका कपड़ा का प्रकार है, रेशम का वस्त्र का जो प्रकार है, वो आपका सबसे ज्यादा काशी महाजनपद में बनता था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 की दोस्तों अगर बात करें तो इसमें पूछा गया कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अभी हमने बात किया है इंद्रप्रस्थ के अंदर इसकी राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 में कि मलमंथन महाजनपद का क्षेत्र कहाँ पर था? यानी जो मल है, मल जनपद जो था इसका जो आपका एरिया है वो कहां पर था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान। ये जो मल्ल जो जनपद था ये राजस्थान का आधुनिक जो आपका जयपुर जैसलमेर वाला एरिया है, ये पहले मल्ल जनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये था इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि किस महाजनपद में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधार। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित कौन था दोस्तों? चाणक्य। कौन था? चाणक्य। तो ये भी ध्यान रखना है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक महान क्या था? वो आचार्य था। ठीक है, तो गांधार जनपद में आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो 38 में क्या बोला गया है कि मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो वो कहाँ थी? राजगृह। कहाँ पर थी? राजगृह। क्लियर, तो ये हमने इसके बारे में बात की थी। इसके बाद कहाँ बनी थी? पाटलिपुत्र। उसके बाद कहाँ बनी थी? वैशाली। कहाँ बनी थी? वैशाली के अंदर इसकी राजधानी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें, बिंबिसार ने किस जनपद को विवाह संबंध से प्राप्त किया था? यानी बिंबिसार ने कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो विवाह के संबंध स्थापित करके उसने मगध साम्राज्य में मिलाया था? तो वो था आपका काशी। क्योंकि प्रसेनजीत जो आपका कौशल जनपद के राजा थे, प्रसेनजीत, जब बिंबिसार ने कौशला देवी से विवाह किया था तो प्रसेनजीत ने काशी का जो क्षेत्र है वो देहज स्वरूप जो है इसको प्रदान किया था बिंबिसार के लिए। तो ये भी आपने ध्यान रखना, पिछली वीडियो में हम इसमें बात कर चुके हैं इसके बारे में डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें पूछा गया है कि मगध का विस्तार बिंबिसार के बाद किसने किया? यानी मगध का जो विस्तार है बिंबिसार के बाद किसने किया? तो बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु जो है इसका उत्तराधिकारी बनता है और उस अजातशत्रु के द्वारा ही बिंबिसार के साम्राज्य को आगे प्रसारित किया गया था। तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला गया दोस्तों कि अजातशत्रु ने बज्जी संघ पर आक्रमण के लिए कौन सा हथियार बनाया था? तो देखो दोस्तों, अजातशत्रु के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसने जो है कौन कौन से बज्जी और आपका जो बज्जी जनपद के साथ जो है लगभग इसके 40 वर्ष तक संघर्ष चला था। और हालांकि बाद में बज्जी को इसने क्या है आपका बज्जी जनपद को क्या है मगध साम्राज्य में मिला लिया था, परंतु लगभग 40 वर्षों तक संघर्ष चलने के बाद जो है अंत में हार किसकी होती है? बज्जी जनपद की हार होती है, अजातशत्रु की जीत होती है। तो इसमें महाशिला, रथमुसल, गरुड़ास्त्र या फिर धनुष तोमर। तो देखो दोस्तों, अगर यहां पर देखा जाए तो दोनों हथियारों का प्रयोग किया था इसने। इसमें महाशिला कंटक, पूरा नाम है महाशिला कंटक और रथमुसल, तो परंतु यहां पर महाशिला लिखा हुआ है तो पूरा नाम तो यहां पर नहीं लिखा हुआ है, महाशिला कंटक तो यहां पर दिया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, रथमुसल का इसने प्रयोग किया था। हालांकि इसने दो हथियारों का प्रयोग किया था, कौन कौन से? महाशिला कंटक और रथमुसल। इसके बारे में भी मैं आपको जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस से बता चुका हूं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा 40 अगर हम बात करें 42 क्वेश्चन की, 42 क्वेश्चन नंबर 42 की, तो मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई? ठीक है, तो पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी उदयन ने। किसने बनाई थी दोस्तों? उदयन ने। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला है कि पाटलिपुत्र के संदर्भ में इतिहासकारों में मतभेद हैं। कईयों लोगों का मानना है, कई इतिहासकारों का मानना है कि जो पाटलिपुत्र शहर हो किसने बसाया था? अजातशत्रु ने। और राजधानी किसने बनाई थी?
उज्जैन ने। जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पाटलिपुत्र जो नगर है वो उज्जैन ने ही बसाया था और उज्जैन ने ही राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उज्जैन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 में हर्यक वंश के बाद मगध साम्राज्य में कौन से वंश ने शासन किया? तो हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है दोस्तों? नागवंश, शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश आता है। फिर शिशुनाग के बाद कौन सा आता है? नंद वंश आता है। शिशुनाग के बाद कौन सा आता है दोस्तों? नंद वंश आता है। ठीक है, पहले हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है और उसके बाद आपका शुंग वंश और उसी के लास्ट में अगर देखें ऑप्शन के हिसाब से तो गुप्त वंश। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात की, इसका सही आंसर है शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो शिशुनाग ही थे दोस्तों। ठीक है, शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो शिशुनाग ही थे। और शिशुनाग वंश का अंतिम जो आपका शासक था वो था आपका कौन? कालाशोक। कौन था दोस्तों? कालाशोक। ठीक है, तो कालाशोक के बाद महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना करी और महापद्म नंद के बाद जो अगला जो शासक था नंद वंश का अंतिम, तो वो था धनानंद। तो ये भी आपने ध्यान रख लिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। 45 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि आपका कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध परिषद हुई? यानी कालाशोक ने अपने समय में, कालाशोक किस वंश का शासक था दोस्तों? ये था आपका जो है नागवंश का। किस वंश का? शिशुनाग वंश का। क्योंकि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? आपका जो है शिशुनाग ने। और शिशुनाग की मृत्यु के बाद जो कालाशोक है उसका उत्तराधिकारी बनता है और इसने अपने टाइम पीरियड में दूसरी महासभा का आयोजन किया था। कहां पर बुलाई थी? वैशाली में। कहां पर बुलाई थी दोस्तों? वैशाली में बुलाई थी। पहली कहां बुलाई गई थी? पहली बुलाई थी राजगृह में। पहली कहां बुलाई थी? राजगृह में। किसने बुलाई थी? अजातशत्रु ने। दूसरी कहां बुलाई थी? वैशाली में, कालाशोक ने। तीसरी बुलाई थी दोस्तों आपका पाटलिपुत्र में। तीसरी कहां बुलाई थी? पाटलिपुत्र में। किसने बुलाई थी? अशोक ने। और चौथी कहां बुलाई गई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। कहां पर बुलाई गई थी? कश्मीर के अंदर। किसने? कनिष्क ने बुलाई थी दोस्तों। किसने बुलाई थी? कनिष्क ने। तो 4 महासभाएं हुई है जिसमें से कालाशोक ने कौन सी बुलाई थी? दूसरी। कौन सी बुलाई थी दोस्तों? द्वितीय। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला गया है कि महापद्म नंद ने किस वंश की स्थापना की थी? महापद्म नंद ने किस वंश की स्थापना की थी? नंद वंश की। तो ये आपको पता है। ठीक है, ये आपको बड़ा आसान क्वेश्चन है कि महापद्म नंद ने किस वंश की स्थापना की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश की स्थापना की थी। और जो महापद्म नंद है इसको सर्वशत्रांतक या द्वितीय परशुराम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। और ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 46। 47 की अगर हम बात करें तो 47 में दिया गया है दोस्तों कि यूनानी शासक कार्टियस के अनुसार महापद्म नंद को क्या कहा गया है? ठीक है, कार्टियस ने, ये जो आपका यूनानी जो आपका लेखक था कार्टियस, उसने महापद्म नंद को क्या उपाधि या फिर आपका जो है क्या संज्ञा दी है? प्रथम ऐतिहासिक सम्राट? बिल्कुल भी नहीं। एक अधिकारवादी शासक? ये भी नहीं दी थी। निम्न जाति का राजा? बिल्कुल। तो ये उसने निम्न जाति का राजा इसे कहा था। ये जी आपका शूद्र जाति से इसका तुलना की थी। किसने? कार्टियस ने। किसकी? महापद्म नंद की। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो सिकंदर के समय में मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर का जो समकालीन मगध का शासक था वो था धनानंद। कौन था दोस्तों? धनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य का पूछा तो कौन था? सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन कौन था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है, सेल्यूकस निकेटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कि मगध के उदय का मुख्य कारण क्या था? कि भाई मगध साम्राज्य जो है वो मगध जो आपका जनपद था वो साम्राज्य के रूप में क्यों अस्तित्व में आया? दूसरा और कोई जनपद क्यों नहीं आया? उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या था? नंबर 1, उपजाऊ भूमि, लोह अयस्क की उपलब्धता, व्यापारिक मार्ग और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, सभी के सभी जो है इसके पीछे मुख्य कारण थे। क्योंकि जो आपकी मगध की जो भूमि थी काफ़ी उपजाऊ थी। गंगा और सोन जो नदी है ये उसकी जो सिंचाई की जो क्षतिपूर्ति थी उसको पूरा करती थी। लौह अयस्क के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्नत था ये क्षेत्र। ठीक है, और इसी कारण से औजार काफ़ी उत्तम मात्रा में यहाँ से सैनिकों के लिए बनाए जाते, जिसके कारण यहाँ की जो सेनाएं काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और कुशलता पूर्वक जो है युद्ध में लड़ती थी। व्यापारिक मार्ग, क्योंकि व्यापार के कईयों प्रकार के साधन, आंतरिक और बाहरी व्यापार इनका उत्तम श्रेणी का था। ठीक है, इस प्रकार के कारणों के कारण ही जो है उपरोक्त आपके सभी कारणों से ही क्या है आपका मगध जो है वो शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में अस्तित्व में उभर कर सामने आया था। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 50 यानी लास्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो पाटलिपुत्र को चीनी यात्री फायान ने किस नाम से वर्णित किया था? तो फायान जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फोको की। ठीक है, फोको की। ठीक है, तो फोको की जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? फायान ने लिखी थी दोस्तों। तो इसने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया?
पातली या फिर आपकी पाटलिपुटा और आपका जो है पाटाली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पाटलिपुटा। ठीक है, पाटलिपुत्रा नहीं बल्कि पाटलिपुत्र नहीं बल्कि पाटलिपुटा के नाम से उसने जो है पाटलिपुत्र को जो है संबोधित किया या फिर कहा है अपने ग्रंथ फोकोकी के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, आज महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो है विस्तार से चर्चा की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम जो है लाइव क्लास जो है आपकी जो है शुरू करने वाले हैं, ताकि अधिक से अधिक जो लोग हैं, अधिक से अधिक जो आपके एस्पिरेंट्स हैं इस चीज़ का बेनिफिट आपके जो है उठा सकें और अधिक से अधिक जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।